चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं धनेंद्र सिन्हा और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आइए, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर में जब किसी मैटर को क्लासीफाई किया गया तो मैटर को क्लासीफाई करने के दौरान फिजिकल क्लासिफिकेशन में ये मैटर को क्लासीफाई किया गया तीन तरीके से, 3 टाइप्स में, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। अगर सॉलिड की बात करें तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सॉलिड आखिर एग्जिस्ट क्यों करता है। हम इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ेंगे कि जो सॉलिड स्टेट होते हैं उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड, कितने प्रकार के सॉलिड्स पाए जाते हैं, और सॉलिड्स के अंदर हम यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये सभी बातों का डिस्कशन करेंगे। आइए तो चलते हैं सॉलिड स्टेट में। सबसे पहला चीज, और वो सबसे पहला चीज है मैटर। ये लीजिए मैटर सबसे पहले एटॉमिक मॉडल में से पहला एटॉमिक मॉडल बोहर का एटॉमिक मॉडल। ये बोहर नामक साइंटिस्ट ने एटम्स के बारे में सबसे पहले पदार्थ की व्याख्या करने के लिए कहा कि ये जो पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल मिनी पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। इन्हीं मिनी पार्टिकल्स को ही एटम्स कहा जाता है। बेसिकली अगर इस मैटर को अब क्लासिफाई किया गया है तो ये मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक होता है इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसी भी मैटर में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन, जिससे वो मैटर या वो सब्सटेंस मिलकर बना होता है, इसको बोला जाता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के आधार पर फिजिकल क्लासिफिकेशन को दिया गया है, और ये फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपका मैटर होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सॉलिड, एक होता है आपका लिक्विड, और एक होता है आपका गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये लीजिए, ये 3 तरीके से फिजिकली क्लासिफाई किया गया है किसी भी मैटर को। अगर बात करूं सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में बात कर सकते हैं कि यहां पर जो एंट्रोपी होता है, एंट्रोपी जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स में एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एंट्रोपी की वैल्यू अगर बात किया जाए तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर जो सॉलिड होता है उसकी एंट्रोपी सबसे कम होती है, और उससे ज़्यादा होता है एंट्रोपी लिक्विड का, और सबसे ज़्यादा होता है एंट्रोपी गैस का। इस तरीके से एंट्रोपी से रिलेटेड कभी कभी बातें पूछी जाती है सॉलिड, लिक्विड और गैस के केस में। चलिए ये लीजिए, ये लीजिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस में ये बातें पूछी जाती है। आइए केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि सब्सटेंस को केमिकली क्लासिफाई किया गया है 2 तरीके से। एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो मैटर होता है वो होता है प्योर सब्सटेंस, और दूसरा होता है आपका मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला, इसमें आता है एलिमेंट। वो सारे एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में 118 जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो सारे के सारे प्योर सब्सटेंस होते हैं। ऑल पीरियोडिक एलिमेंट इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा में आता है कंपाउंड भी अपने प्योरेस्ट फॉर्म में पाया जाता है। कंपाउंड जैसे कि
वाटर एक कंपाउंड है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ये एक कंपाउंड है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे एक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है आपका हेटेरोजीनस मिक्सचर। ये लीजिए हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ये लीजिए। इस प्रकार से पदार्थ के क्लासिफिकेशन के बाद अब इस चैप्टर के अंदर मैं पर्टिकुलर बात करने वाला हूं सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट के बारे में मैं पर्टिकुलर बात करने वाला हूं। यहां पर ये सॉलिड स्टेट के बारे में हम बात करेंगे। सॉलिड स्टेट, आखिर इस सॉलिड स्टेट इस दुनिया में एग्जिस्ट कैसे करता है। हम कभी भी बात करते हैं साइंस से रिलेटेड तो साइंस में हम कारण को जानते हैं, रीजन को पता करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि सॉलिड, इस दुनिया में सॉलिड आया या सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, तो सॉलिड आखिर बनते कैसे हैं, सॉलिड बनने के पीछे का रीजन क्या है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि सॉलिड बनने का रीजन क्या है। चलिए, ये जो सॉलिड होता है, ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड सब्सटेंस के बनने के पीछे का रीजन है दो फैक्टर। पहला फैक्टर है आपका इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, पहला है आपका इंटर पार्टिकल फोर्स। इसी को एक और नाम से जानते हैं, इसी को बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और दूसरा होता है थर्मल एनर्जी, दूसरा होता है आपका थर्मल एनर्जी। ये थर्मल एनर्जी को मैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बोलता हूं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बोलता हूं। ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड के बनने के पीछे दो फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर होता है आपका इंटर पार्टिकल फोर्स और दूसरा होता है आपका थर्मल एनर्जी। ये लीजिए इंटर पार्टिकल फोर्स और थर्मल एनर्जी। यहां पर ये जो इंटर पार्टिकल फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स करता क्या है, ये जो होते हैं ये कंस्टिट्यूएंट आयन या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइक एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन, इसको पास लाने का प्रयास करते हैं। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, पास लाने का काम करते हैं। जबकि जो थर्मल एनर्जी है, जिसको मैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बोल रहा हूं, ये क्या करता है, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को दूर ले जाने का काम करते हैं, अवे फ्रॉम, एक दूसरे से दूर ले जाने का काम करते हैं, अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम इंटर पार्टिकल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं थर्मल एनर्जी। यहां पर मैं दो फैक्टर का डिस्कस कर रहा हूं कि जो सॉलिड होता है या कोई भी लिक्विड होता है या गैस होता है, ये आपस में एक दूसरे के साथ, या ये जो सॉलिड होते हैं, ये सॉलिड आखिर एग्जिस्ट कैसे करता है, इसके एग्जिस्ट होने के पीछे दो फैक्टर है। एक होता है आपका इंटर पार्टिकल फोर्स और दूसरा होता है थर्मल एनर्जी। इंटर पार्टिकल फोर्स इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बोला जाता है और थर्मल एनर्जी इसको इंटर पार्टिकल डिस्टेंस भी बोला जाता है। यहां पर जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, वो किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मैटर के अंदर प्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट्स आयन को एक दूसरे को पास लाने का प्रयास करता है, जबकि थर्मल एनर्जी या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस
किसी भी सब्सटेंस के कंस्टिट्यूएंट्स आयन को एक दूसरे से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो सॉलिड हुआ कैसे, सॉलिड बना कैसे, आइए सॉलिड के बारे में बात करते हैं कि ये सॉलिड बना कैसे। सॉलिड के केस में ये लीजिए, तो क्या लिखेंगे सॉलिड के केस में, सॉलिड जब बनता है तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटरपार्टिकल फोर्स स्ट्रांग होते हैं तथा जो इंटरपार्टिकल डिस्टेंस होते हैं सॉलिड के केस में दूर दूर होते हैं। क्या लिखेंगे, एट अ लो टेम्परेचर, एट अ लो टेम्परेचर the interparticle force of solid, interparticle force of solid is strong and interparticle distance will be low. That is the reason solid have fixed or definite shape, सॉलिड है डेफिनाइट शेप। यही कारण होता है कि कोई भी सॉलिड जो होता है वो अपना फिक्स शेप रखता है, निश्चित आकृति रखता है। आइए अब इस सॉलिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, सॉलिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड के कुछ लक्षण या गुणधर्म, सॉलिड के कुछ लक्षण या फिर गुणधर्म। क्या होता है सॉलिड, तो जो सॉलिड होते हैं समझ लेते हैं पहले कि जो सॉलिड होते हैं, सब जानते हैं कि सॉलिड दे हैव रिजिड, सॉलिड रिजिड होता है, कठोर होता है और इसे कंप्रेस करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो पहला प्रॉपर्टी सॉलिड के बारे में तो ये लिखेंगे कि सॉलिड हैव रिजिड, कठोर होते हैं, एंड इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता या संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी यहां पर ये कहेंगे कि सॉलिड हैव फिक्स वॉल्यूम, शेप एंड साइज। जो सॉलिड होता है वो सॉलिड का वॉल्यूम, सॉलिड हैव फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम, सॉलिड हैव डेफिनाइट और फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम। सॉलिड का जो शेप होता है, साइज होता है और वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, उसको बदला नहीं जा सकता। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि सॉलिड के बारे में ये कहा जाता है कि सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग, सॉलिड हैव हाई melting point
बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। जो सॉलिड होता है उनका घनत्व, उनका गलनांक, उनका क्वथनांक, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, जो सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी हाई होता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है सॉलिड का, वो चौथी प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो सॉलिड्स होते हैं उस सॉलिड सब्सटेंस के अंदर या सॉलिड मैटर के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर ट्रांजिशनल मोशंस एब्सेंट होता है जबकि वाइब्रेशनल मोशन प्रेजेंट होता है। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं, ये लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई क्रिस्टल लैटिस है, ये लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई क्रिस्टल लैटिस है। तो यहाँ पर इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर, इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर एग्जांपल चाहे वो एटम हो या आयन हो या फिर मॉलिक्यूल हो, ये एक दूसरे के साथ एक फिक्स पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं और ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है अपना पोजीशन, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो अपना पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह या दूसरी जगह से पहली जगह इस प्रकार के चेंजेस नहीं दिखा पाता है। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर ट्रांजिशनल मोशन एब्सेंट होता है और एब्सेंट, जबकि यहाँ पर ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के पोजीशन को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये जो सॉलिड होते हैं इनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट जरूर करते रहते हैं। यहाँ पर जो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर वाइब्रेशनल मोशन प्रेजेंट होता है, वाइब्रेशनल मोशन प्रेजेंट होता है, ये लीजिए वाइब्रेशनल मोशन प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स सॉलिड का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये बोला जा सकता है कि ट्रांजिशनल मोशन आर एब्सेंट but constituent particle are vibrate their mean position, vibrate their mean position, vibrate their mean position. Hence vibrational motion are present। तो सॉलिड के अंदर वाइब्रेशनल मोशन प्रेजेंट होता है लेकिन ट्रांजिशनल मोशन एब्सेंट होता है। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखना जरूरी है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड के ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको याद रखना जरूरी है। आइए सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सॉलिड दो प्रकार के होते हैं। आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा सॉलिड के बारे में ये कहते हैं कि सॉलिड में बहने का गुण नहीं पाया जाता है, मतलब जो सॉलिड होते हैं उसमें लिक्विडिटी नहीं पाई जाती है, तरलता का गुण नहीं पाया जाता है। जो गैस होते हैं वो बहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जो लिक्विड होता है वो एक दूसरे से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन जो सॉलिड होते हैं वो तो फिक्स अपने स्थान पे होते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा पता होगा, आप देखे होंगे कि आपने अपने घर की खिड़कियों में कांच लगा हुआ देखा होगा, नए नए एपरेटस बनाए जाते हैं कांच के। क्या कांच जो है, जो ग्लास जो है या क्वार्ट्ज कहूं तो, क्या इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता? आप कहेंगे बिल्कुल ये तो बहता है। तो ये सॉलिड कैसा? ये होता है एक अलग प्रकार का सॉलिड जिसको बोला जाता है एमॉर्फस सॉलिड। एक्चुअल में सॉलिड के टू टाइप्स होते हैं, एक को बोला जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड
और दूसरे को बोला जाता है एमॉर्फस सॉलिड। तो इसमें हम साइड हेडिंग डालिए क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड amorphous solid, crystalline solid and amorphous solid, amorphous solid। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड इसी को ही बोला जाता है क्रिस्टलीय ठोस, इसी को ही बोला जाता है क्रिस्टलीय ठोस। और ये जो होता है एमॉर्फस सॉलिड, इसे बोला जाता है हिंदी में अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस। ये लीजिए, इसमें डिफरेंसेस पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम्स में। ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है सॉलिड स्टेट में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस क्रिएट कीजिए। तो डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, आइए चलिए इस पे बात करते हैं। ये लीजिए, मैंने एक कॉलम बना दिया, यहां पर लिखेंगे हम उसकी प्रॉपर्टी और यहाँ पे एक कॉलम में क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक कॉलम में एमॉर्फस सॉलिड। ये यहाँ डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नॉट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी। और यहां पर डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और यहां पर डिस्कस करेंगे एमॉर्फस, एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। चलिए पहला प्रॉपर्टी, एक कॉलम तो और बना देना था, यहां पे बना देता हूं। फर्स्ट नंबर, पहली प्रॉपर्टी, अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंस पार्टिकल। ये पहली प्रॉपर्टी। इसके आधार पर बताएंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसमें कंस्टिट्यूएंस पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा रहता है। ठीक उसी प्रकार से एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंस पार्टिकल का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा जो प्रॉपर्टी है उसमें बताएंगे मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है और एमॉर्फस सॉलिड का क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ये सारी बातें हमको डिस्कस करनी है। चलिए तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो तीसरा प्रॉपर्टी है, पहला है अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंस पार्टिकल और दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट, तीसरा है आपका नेचर। नेचर पे बात करेंगे कि जो कंस्टिट्यूएंट, नेचर पे बात करेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका नेचर कैसा होता है, जो एमॉर्फस सॉलिड होता है उसका नेचर कैसा होता है। चौथा जो प्रॉपर्टी है उस पर डिस्कस करेंगे। और फोर्थ नंबर का प्रॉपर्टी जो है वो है आपका एन आइसोट्रॉपी, एन आइसोट्रॉपी। ये लीजिए एन आइसोट्रॉपी। और फिर हम डिस्कस कर लेंगे इसके एग्जाम्पल्स। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, आयन, मॉलिक्यूल और एटम, उनका अरेंजमेंट रेगुलर मैनर में होता है, तो क्या कहेंगे कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव रेगुलर मैनर, रेगुलर मैनर इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। त्रिविम आकाश में इनका एक निश्चित अरेंजमेंट पाया जाता है। और एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव रेगुलर मैनर इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। ये लीजिए, जो एमॉर्फस सॉलिड होता है, उन एमॉर्फस सॉलिड में अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डू नॉट हैव रेगुलर मैनर। ये एक रेगुलर मैनर में, निश्चित रूप में थ्री डायमेंशनल स्पेस में अरेंज नहीं होते हैं। यहाँ पर रेगुलर मैनर और इरेगुलर मैनर, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। रेगुलर मैनर और इरेगुलर मैनर बोलने का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाया। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो रेगुलर मैनर में प्रेजेंट होते हैं। रेगुलर मैनर बोलने का यहाँ पर सेंस ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उन क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, चाहे वो एटम हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, वो निश्चित और इस प्रकार से रेगुलर मैनर में प्रेजेंट होते हैं। इसे बोला जा रहा है रेगुलर मैनर। जबकि इरेगुलर मैनर या कहूं डू नॉट है रेगुलर मैनर, तो एमॉर्फस सॉलिड के अंदर, फॉर एग्जांपल ये कोई मैंने बनाया एक एमॉर्फस सॉलिड, ये एमॉर्फस सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इरेगुलर मैनर में होते हैं। दैट मीन्स रैंडमली कहीं पर भी प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से मैंने इसे बताया। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डेफिनाइट होता है। डेफिनाइट, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, उन क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट डेफिनाइट होता है, जबकि नॉट डेफिनाइट, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड होता है, वो एमॉर्फस सॉलिड का, जो एमॉर्फस सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनाइट नहीं होता। यहाँ पर डेफिनाइट बोलने का मतलब ये है कि जब कभी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक निश्चित टेम्परेचर मिलेगा, वो अपने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट एक फिक्स टेम्परेचर पर होगा, इसी को बोला जा रहा है आपका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनाइट है या फिक्स होता है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो होता है, ये जो एमॉर्फस सॉलिड होता है, उसके लिए सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जो टेम्परेचर या जो तापमान चाहिए वो फिक्स नहीं होता है, वो नॉट फिक्स होता है। किसी भी टेम्परेचर पर ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेचर, तो ये कहा जाता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उनका नेचर कैसा होता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को बोला जाता है ट्रू सॉलिड। ये कैसे होते हैं? ट्रू सॉलिड होते हैं। दे हैव ट्रू सॉलिड, इसको वास्तविक ठोस कहा जाता है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड को बोला जाता है स्यूडो सॉलिड। स्यूडो मतलब छद्म होता है या आभासी, जो हमको लगता तो है कि ये ठोस है परंतु ये कंप्लीट या रियल ठोस नहीं होता, इसीलिए बोला जाता है स्यूडो सॉलिड। इसे एक और टर्मिनोलॉजी से डिफाइन किया जाता है, इसे बोला जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। चलिए बात करते हैं एनाइसोट्रॉपी। देखो एनाइसोट्रॉपी जो होता है ये सिविल इंजीनियरिंग का एक टर्मिनोलॉजी होता है, इसको मैं थोड़ी देर बाद डिफाइन करूंगा। अभी यहाँ पर आप ये लिखेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो होते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर,
आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। एन आइसोट्रॉपिक या एन आइसोट्रॉपी, इसको बोला जाता है दैसिकता, हिंदी में दैसिकता। और एन आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है विषम दैसिक, विषम दैसिक। और आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है समदैसिक, समदैसिक। तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो याद रखेंगे कि जो एमॉर्फस सॉलिड होता है या अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदैसिक प्रकृति के होते हैं। एन आइसोट्रॉपिक होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, या जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो होता है आपका एन आइसोट्रॉपिक, विषमदैसिक प्रकृति के। फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड जो आपका डायमंड है, ये इसका एग्जाम्पल है। डायमंड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे के सारे जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं वो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। जब की बात करूं एमॉर्फस सॉलिड के बारे में, तो यहाँ पर एमॉर्फस सॉलिड का कुछ एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल है आपका पॉलीमर, पॉलीमर में बेसिकली रबड़, ये जो रबर होते हैं ये इसका एग्जाम्पल है। ग्लास, रबड़ हो गया, ग्लास हो गया। प्लास्टिक बेस्ट एग्जाम्पल है, प्लास्टिक्स जिसको हम आभासी ठोस कह सकते हैं, जो जिसके अंदर बहने का गुण पाया जाता है, लिक्विडिटी का नेचर पाया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में अंतर समझाया। चलिए एक टर्म हो गया यहाँ पर एनआइसोट्रॉपी, दैसिकता, ये समझा देता हूं। एनआइसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, दैसिकता का मतलब क्या होता है। एनआइसोट्रॉपी, एनआइसोट्रॉपी इसी को बोलते हैं हिंदी में दैसिकता। एनआइसोट्रॉपी, ये एनआइसोट्रॉपी एक्चुअल में एक टर्मिनोलॉजी है जो किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट को डिफाइन करने के लिए यूज में लाया जाता है। फिजिकल स्टेट क्या होता है एनआइसोट्रॉपी का मतलब, तो ये कहते हैं कि फिजिकल स्टेट लाइक कंडक्टेंस, डेंसिटी, कंडक्टेंस, डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिजिकल स्टेट लाइक कंडक्टेंस, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर सेम in all direction, और सेम इन ऑल डायरेक्शन कहा जाता है आइसोट्रॉपी या आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक, जबकि फिजिकल स्टेट किसी भी सब्सटेंस या मैटर का फिजिकल स्टेट लाइक कंडक्टेंस, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन कॉल्ड एनआइसोट्रॉपिक, एनआइसोट्रॉपिक। चलिए समझते हैं एनआइसोट्रॉपिक। मैंने ये कहा कि एनआइसोट्रॉपी जो होता है वो एक टर्मिनोलॉजी है जो किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट को डिफाइन करने के लिए कहा जाता है। फिजिकल स्टेट किसी भी सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल कोई सब्सटेंस है जिसका फिजिकल स्टेट चाहे वो कंडक्टेंस हो, चाहे डेंसिटी हो, चाहे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक हो, इसके बारे में बोला जाता है। फॉर एग्जांपल यदि वो फिजिकल स्टेट
कोई भी सब्सटेंस है उसका फिजिकल स्टेट सभी डायरेक्शन से उसका मेजरमेंट करने पर सेम आता है, तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं आइसोट्रोपिक नेचर के हैं। तथा ऐसे सब्सटेंस जिसका मेजरमेंट डिफरेंट डायरेक्शन से करने पर उसका फिजिकल स्टेट का मेजरमेंट डिफरेंट आता है, उसे बोला जाता है एनाइसोट्रॉपी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस करता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई सॉलिड है और ये सॉलिड है आपका वुड, लकड़ी का गुटका है, ये लकड़ी का टुकड़ा है। हम बात करते हैं डायरेक्शन, तो हम साइंस में केवल एक्स, वाई और जेड तीन ही एक्सिस के डायरेक्शन पे बात कर सकते हैं। लकड़ी के बारे में बात करूं तो इस डायरेक्शन में कभी भी लकड़ी को दो टुकड़े में फाड़ते हुए देखने पर ये एक्स एक्सिस है, इसके अकॉर्डिंग जब हम इसको दो टुकड़े में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर डेंसिटी का जो मेजरमेंट है वो कम आता है, ये इजिली फट जाता है, ये लकड़ी दो टुकड़े में डिवाइड हो जाता है आसानी से। जबकि अगर मैं बात करूं कि इस लकड़ी को इस तरीके से अगर दो भागों में विभाजित किया जाए इस लकड़ी को, तो यहाँ पर यह है आपका y एक्सिस, और y एक्सिस के अकॉर्डिंग जब इसको काटा जाए तो यहाँ पर डेंसिटी अलग होगा। तो मैंने क्या कहा कि फिजिकल स्टेट लाइक कंडक्टेंस, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन पर अलग अलग तरीके से बिहेव करे, तो ऐसे सॉलिड को या ऐसे सब्सटेंस को एनाइसोट्रॉपिक सब्सटेंस कहा जाता है। जबकि दूसरा एग्जाम्पल की बात करता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक सब्सटेंस लिया और ये सब्सटेंस है आपका, ये लीजिए, ये सब्सटेंस है आपका क्वार्ट्ज या ग्लास। ये ग्लास का एक टुकड़ा ले लिए। इस ग्लास के टुकड़े के बारे में बात करूं तो चाहे आप इसको एक्स एक्सिस से दो भागों में विभाजित करो या डिवाइड करो, चाहे इसे वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग दो भागों में डिवाइड करो, यहाँ पर डेंसिटी का जो मेजरमेंट होगा वो इक्वल होगा। तो मैंने वही तो कहा कि फिजिकल स्टेट, कुछ सब्सटेंस ऐसे जिसका फिजिकल स्टेट लाइक कंडक्टेंस, लाइक डेंसिटी, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर सेम इन ऑल डायरेक्शन कॉल्ड आइसोट्रोपिक, इसे आइसोट्रोपिक सब्सटेंस कहा जाएगा। चलिए ये हो गया आपका, और इसके कुछ एग्जाम्पल ये रखे हुए हैं, देखिए। एनाइसोट्रॉपिक का नेचर रखता है डायमंड, ग्रेफाइट और जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं, चाहे वो सल्फर हो चाहे वो फास्फोरस हो। ठीक उसी प्रकार से आइसोट्रॉपिक नेचर रखने वाले कुछ सब्सटेंस के एग्जाम्पल है पॉलीमर, ग्लास, प्लास्टिक, ये सारे। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो सॉलिड पढ़ लिए, सॉलिड दो प्रकार के पढ़ लिए, एक क्रिस्टली सॉलिड पढ़े और एक एमॉर्फस सॉलिड पढ़े, दोनों के बीच में हमने डिफरेंसेस भी देखा है। चलिए अब बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड को टोटल 4 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। एक होता है आपका आयनिक क्रिस्टल, दूसरा होता है आपका कोवेलेंट क्रिस्टल, यहाँ पर सॉलिड को मैं क्रिस्टल बोल रहा हूँ। ये लीजिए, एक होता है आपका आयनिक क्रिस्टल, दूसरा होता है कोवेलेंट क्रिस्टल, तीसरा होता है आपका मेटेलिक क्रिस्टल, और चौथा होता है आपका मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। ये लीजिए,
ये टोटल 4 प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। पहला होता है आपका आयनिक क्रिस्टल, दूसरा होता है आपका कोवेलेंट क्रिस्टल, तीसरा होता है मेटेलिक क्रिस्टल और चौथा होता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। यहाँ पर इन सभी चारों प्रकार के क्रिस्टल को डिफाइन करने आना चाहिए। मैं एक बेस तैयार कर देता हूँ, ये बेस को आपके बीच में रख देता हूँ। आप इसी बेस से चारों के चारों जो क्रिस्टल हैं उसको डिफाइन कर सकते हो। ये लीजिए, आयनिक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल, मेटेलिक क्रिस्टल और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। बात करते हैं इसके बेस है ये आपका कंस्टिट्यूएंस पार्टिकल और दूसरा है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये लीजिए, आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं वो आयनिक क्रिस्टल के अंदर कंस्टिट्यूएंस पार्टिकल जो पाया जाता है वो कंस्टिट्यूएंस पार्टिकल होता है आपका आयन, तथा इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाया जाता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। जबकि बात किया जाए कोवेलेंट क्रिस्टल के बारे में, तो कोवेलेंट क्रिस्टल आर दोज क्रिस्टल इन विच कंस्टिट्यूएंस पार्टिकल आर एटम। यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंस पार्टिकल होता है वो एटम होता है, एंड इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के रूप में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये लीजिए, मेटेलिक क्रिस्टल के बारे में बात करें तो मेटेलिक क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे। मेटेलिक क्रिस्टल आर दोज क्रिस्टल इन विच कंस्टिट्यूएंस पार्टिकल आर मेटेलिक आयन। एंड इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज, यहां पर हो जाएगा मेटेलिक बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट होता है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के बारे में बात किया जाए तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल आर दोज क्रिस्टल इन विच कंस्टिट्यूएंस पार्टिकल आर मॉलिक्यूल। इसमें कंस्टिट्यूएंस पार्टिकल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं। और इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के रूप में यहां पर पाया जाता है डाइपोल इंट्रैक्शन पाया जाता है। दूसरा पाया जाता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, और तीसरा पाया जाता है वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के अंदर। इसके कुछ एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करें तो जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उसके एग्जाम्पल हैं, आयनिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल होते हैं आपके सोडियम क्लोराइड NaCl, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल होता है आपका जिंक सल्फाइड ZnS, और उसी प्रकार से इसके एग्जाम्पल है सीजियम क्लोराइड एटसेट्रा और आयनिक क्रिस्टल। ये आयनिक क्रिस्टल होते हैं। कोवेलेंट क्रिस्टल के बारे में बात करें तो कोवेलेंट क्रिस्टल के एग्जाम्पल है आपका डायमंड इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टल। दूसरा ग्रेफाइट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टल। मेटेलिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल है ऑल मेटल्स लाइक सिल्वर, लाइक गोल्ड, लाइक कॉपर एटसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल है। जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होते हैं वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल को फर्दर क्लासिफाई किया गया है
तीन तरीके से। एक होता है आपका पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, दूसरा होता है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, और तीसरा होता है, एक तो पोलर दूसरा नॉन पोलर, और तीसरा होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, ये लीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। यहां पर ये कह सकते हैं, यहां पर हम ये कह सकते हैं ये लीजिए, ये हम कह सकते हैं कि जो पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होते हैं, ये पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल वे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होते हैं जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है, जबकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो होता है आपका डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल डाइपोल इंटरेक्शन HCl एंड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसके कारण शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, और जस्ट इसके अपोजिट हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये इनके बीच में डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा है। जब एक मॉलिक्यूल HCl और दूसरा मॉलिक्यूल HCl का आएगा तो दोनों के बीच में जिस प्रकार की इंटरेक्शन होंगे उसे बोला जाता है डाइपोल इंटरेक्शन। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये कह सकते हैं या इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल को, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मॉलिक्यूल एंड द intermolecular force of attraction in between them is van der Waals force of attraction. Van der Waals force of attraction यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस एटसेट्रा is another example of non-polar molecular crystal. हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल ऐसा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है तथा इनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर एग्जांपल वाटर H2O, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया NH3 is another example of हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। चलिए इतनी बातें हो गई, आगे और कुछ मैं बात करना चाहता हूं यहां पर, तो ये लीजिएगा आप लोग। लीजिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो मैं इसमें बात करूंगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी। आप टेबल को लाइन से चलने दीजिएगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा वो होगा आपका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ तीसरा। चौथा बात करेंगे
सॉल्युबिलिटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, और पांचवा बात करेंगे सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट जो आयनिक क्रिस्टल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जो कोवेलेंट क्रिस्टल होते हैं उसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और जो आपका मेटेलिक क्रिस्टल होता है उसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और जबकि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है कंपैरेटिवली दिस। इसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी जहाँ पर डिस्कस किया, जहाँ पर मैंने आपको बॉन्ड्स के बारे में बताया, मैंने आपको आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड के अनदर टाइप्स लाइक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन सबको डिस्कस किया। तो उस समय मैंने आपको एक सीरीज दिया था कि कौन स्ट्रांग होता है कौन वीक होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इट्स अ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वीक बॉन्ड इसे कहा जा सकता है। स्ट्रांग बॉन्ड के रूप में होता है आपका आयनिक बॉन्ड, फिर कोवेलेंट बॉन्ड, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये सारे के सारे मैंने ऑर्डर आपको दिया हुआ था। तो यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट है, देखो आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल में आयनिक बॉन्ड बनेंगे या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड में कोवेलेंट क्रिस्टल में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है जिसके कारण इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई है। मेटेलिक बॉन्ड के कारण मेटेलिक क्रिस्टल का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, जबकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड पाए जा रहे हैं जिसके कारण इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बारे में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं तो जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं, आयनिक क्रिस्टल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो नहीं करते, ये इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। दैट मीन्स अगर आप कोई आयनिक क्रिस्टल लेते हो, फॉर एग्जांपल कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, नमक, साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट, यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड को, सॉरी NaCl सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट को आप ले लीजिए एक पाउडर के फॉर्म में, और इस पर अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन आप देखना चाहते हो तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। हाँ, वो बात अलग है कि आप इस आयनिक सॉलिड को किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करने के बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी को अगर प्रवाहित करते हो तो तब जाकर वो आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन शो करेगा। अनदर वे में सॉलिड फॉर्म में ये जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो नहीं करते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं। जबकि दूसरा बात करता हूँ कोवेलेंट क्रिस्टल, ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी शो करेगा या नहीं करेगा। आप देखिए एग्जाम्पल है डायमंड, डायमंड इज अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, और ये डायमंड इलेक्ट्रिकली क्या होता है, इंसुलेटर होता है, विद्युत का कुचालक होता है। बट एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ये जो ग्रेफाइट होता है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करता है। ठीक, उसी प्रकार से बात करें मेटलिक, तो मेटलिक क्रिस्टल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं। जबकि बात किया जाए मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के बारे में तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के बारे में ये बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर, कि किस प्रकार के मॉलिक्यूलर क्रिस्टल हमको प्रोवाइड किया जा रहा है, डिपेंड्स ऑफ नेचर, किस प्रकार के मॉलिक्यूलर क्रिस्टल दिया जा रहा है, किसमें क्या, किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्या वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये डिपेंड्स करता है जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल दिया जा रहा है उसके नेचर पर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी देखते हैं, जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं वो आसानी से वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, जबकि जो आपका कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट क्रिस्टल, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। हीरा को आप नहीं घोल सकते, इनसॉल्युबल, ना ही आप ग्रेफाइट को वाटर में डिसॉल्व कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार से
जो मेटेलिक क्रिस्टल होते हैं ये भी इनसॉल्युबल होता है, ये भी इनसॉल्युबल होता है। और जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होता है ये डिपेंड्स करता है कि वो किस प्रकार के मॉलिक्यूलर क्रिस्टल को हमको प्रोवाइड कर रहा है, डिपेंड्स ऑफ नेचर, नेचर पर डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के कि किस प्रकार का वो हमको मॉलिक्यूलर क्रिस्टल दे रहा है। यदि हाइड्रोजन बॉन्ड रहा तो हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। तो इस प्रकार से डिपेंड करता है कि उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाया जा रहा है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जा रहा है, या फिर पाया जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए आज की क्लास में हमने सॉलिड स्टेट डिस्कस किया है और सॉलिड स्टेट के संबंध में मैंने आपको बताया कि जो सॉलिड होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। मैंने साथ ही साथ आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप से भी बता दिए, सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और एमॉर्फस सॉलिड है इसमें डिफरेंस 4 नंबर में पूछे जाते हैं। बाकी सारी बातें हम नीट के लिए करेंगे। जो नीट में तो अब तो ये सिलेबस खत्म हो चुका है, लेकिन आगे की प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये सॉलिड स्टेट रखा हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास इतना रखते हैं। गुड बाय एंड गुड डे।